ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरा गेट निकलेगा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सेफ रहने के लिए ना अपने प्लेसमेंट सेल में बात कर रखी थी अच्छा। कि सर अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो आप मेरे को जॉब दिलवा दोगे। तो उसने बोला चल मैं तेरे को भी दिलवा दूंगा, 3-4 LPA तेरे को दोबारा दिलवा दूंगा। तो मुझे लगा ठीक है, इतनी तो दोबारा मिल ही जाएगी। जो मेन गेम मुझे लगता है वो लगता है माइंडसेट का। बिल्कुल। हाँ। फर्क होना चाहिए कि आप कोई मूवी थोड़ी देख रहे हो हाँ। बैठ के, आप कुछ समझ रहे हो और आपको किसी ने कुछ पढ़ा और दिया। 2x पे दिखते भाई। 2x पे दिखता है भाई, मतलब लोगों को लगता है हम जितना जल्दी सुन ले हाँ। हमारा काम खत्म हो गया, बट एक्चुअली सुनना नहीं है ना, आपको समझना है चीज़ों को। तो गुरुजी आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं? यार क्योंकि गेट एग्जाम आ रहा है तो मुझे लगता है हमें थोड़ा गेट के टॉपिक पे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुमने और मैंने हम दोनों ने गेट दिया है। तो आज AR1 की सीधा स्ट्रेटजी की बात करते हैं, क्योंकि बिल्कुल। हमारे समय भी ऐसी बातें होती थी। एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ भाई रैंक लानी तो AR1 लानी है। एग्जैक्टली। अगर वो माइंडसेट अगर हमने क्रिएट कर दिया तो मे बी हमारे लिए चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अगर बिल्कुल। पहले ही माइंडसेट बना दिया कि हाँ टॉप 1000 में आना है या टॉप 2000 में आना है, तो फिर 4-5 हज़ार चली हाँ जाती फिर वो माइंडसेट ही नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हम गेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार गुरुजी आपने कब सोचा कि आप गेट की प्रिपरेशन करेंगे? है। यार मैं जब अपने बीटेक फाइनल ईयर में था ना और मेरी प्लेसमेंट लग गई थी, हाँ, तो लग गई बहुत थी फिर अच्छी भी। प्लेसमेंट नहीं लगी थी। मेरा 4.5 LPA का पैकेज लगा था और मेरे हिसाब से मेरे कॉलेज में 5 लाख मैक्सिमम था। अच्छा। तो उस हिसाब से तो मेरा ठीक ठाक लगा था, पर हम्म। ऑब्वियसली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बहुत कम था। तो जैसे मैंने जॉब स्टार्ट की, मैंने 3-4 महीने जॉब करी होगी और जैसे मैंने स्टार्ट की थी जनवरी में, तो मार्च अप्रैल तक आते आते मैंने डिसाइड किया कि इससे तो नहीं हो पाएगा, मुझे गेट देना पड़ेगा, एमटेक करनी पड़ेगी। और एक ना मोटिवेशनल वो मिलता है जब आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हो और ऐसे कंटेंट आते रहते हैं कि यार गेट में रैंक कैसे लाएं और गेट करने के फ़ायदे क्या होंगे। अगर तुम बीटेक के टाइम पे आईआईटी में नहीं जा पाए तो एमटेक के टाइम पे आईआईटी में जा सकते हो। तो इससे काफ़ी मोटिवेशन मिला। और मैं सही बताऊँ ना, तो मैंने यूट्यूब पे रविंद्र बाबू रवूला की वीडियोस देखी थी उस टाइम पे। आयुर्वेद सर। हाँ, आरबीआर की कि हाँ। उसने मेरे को ज़्यादा मोटिवेट किया था गेट के लिए, और कंपैरिजन था कि एमबीए करना चाहिए, गेट करना चाहिए या फिर जॉब करनी चाहिए। हाँ हाँ। तो उसकी भी बेस्ट चॉइस मुझे गेट ही लगी, एमटेक लगी। तो मैंने सोचा यार चलो एक काम करते हैं, एक और शॉट देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरा गेट निकलेगा ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सेफ रहने के लिए ना अपने प्लेसमेंट सेल में बात कर रखी थी अच्छा। कि सर अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो आप मेरे को जॉब दिलवा दोगे। तो उसने बोला चल मैं तेरे को भी दिलवा दूंगा, 3-4 LPA तेरे को दोबारा दिलवा दूंगा। तो मुझे लगा ठीक है, इतनी तो दोबारा मिल ही जाएगी। उसके बाद फिर मैंने अप्रैल में अपनी जॉब छोड़ी और मैंने फुल टाइम फिर गेट के लिए प्रिपेयर किया। कई ओह। सारे स्टूडेंट थे जो साथ में भी कर रहे थे जॉब करते करते, पर मुझे लगा कि मैं इतना अच्छे से कर नहीं पाऊंगा। मैं खुद को इतना इंटेलिजेंट नहीं मानता था कि मैं गेट को और साथ में उसकी जॉब जॉब को को साथ में हैंडल करूं। हाँ काफी टफ हो जाता है, बोलने में आसान होता है। मैंने हाँ। भी आयुर्वेद सर की वीडियो देखी थी, मैंने वाली देखी थी सैलरी कंपैरिजन वाली। अच्छा। हाँ। तो कि सर ने बताया था कि टीचर्स की एम्प्लॉय की सैलरी 2004 में उतरी थी, शायद उन्होंने वीडियो 2015-16 में बनाई थी, तभी 3.5 लाख वही था, रात वही 2025 से आज भी 3.5 लाख ही है। तो वो सारा कैलकुलेशन कर रहे थे कि भाई दूध का खर्चा, ये खर्चा, और उसके बाद तुम्हारे रहने का। हाँ हाँ। तो हमारे पास कितना बचेगा। तो उसके बाद मैंने बोला यार बात तो प्रैक्टिकल है। इवन मैं भी उस टाइप की वीडियो बनाई मैंने 1-2, तो बच्चों को लगा हाँ ये पर्सपेक्टिव अच्छा है। तो यार मैंने भी ऐसे ही करा था, मैं भी फाइनल ईयर में था, तो मेरा भी वही था कि क्या करना अब। अपने कॉलेज में तो कोई भी प्लेसमेंट होती थी नहीं, और 1-2 कंपनी आती थी, विप्रो आती थी, और विप्रो के अलावा तो शायद कोई आई नहीं थी। इन्फोसिस आती होगी शायद। नहीं इन्फोसिस भी नहीं आती थी, अच्छा। टीसीएस भी नहीं आती थी, सिर्फ विप्रो आई थी, तो वो भी 30 बच्चे लेके गई थी। तो मुझे पता चल गया था यहाँ तो कुछ दाल नहीं गलने वाली। तो मैंने भी वहीं से फिर गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। जो मेन गेम मुझे लगता है वो लगता है माइंडसेट का। बिल्कुल। पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, मतलब अगर कोई सजेशन हो कि मैं कोई बच्चा किससे स्टार्ट करे, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। सबका अलग अलग होता है। हाँ। मुझे लगता है आपको ना ये देखना पड़ेगा कि अपने 4 साल के बीटेक में ना सबसे कमजोर सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा रहा है। अच्छा। अब जैसे हमारे टाइम पे तो सही बताऊँ ना, तो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट तो हम बहुत ही कम पढ़ते थे, एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ते थे। सही बात है। ठीक है, लेकिन जब गेट पढ़ने लगे तो पता लगा कि सब कुछ ढंग से पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ। और मेरा खुद पर्सनली ना नेटवर्किंग काफ़ी वीक था। अच्छा। तो मुझे लगा था कि यार इसमें तो मेरा, इसकी वजह से शायद मेरा निकल नहीं पाएगा गेट। अच्छा। उसके क्वेश्चन भी 8-9 नंबर के आते थे उस टाइम पे, और हम्म। नेटवर्किंग मेरे को बिल्कुल भी मतलब बहुत ही कम आता था। अच्छा। और मेरे को इतना कम आता था कि मुझे याद है कि प्रॉपर जब आईपी एड्रेस की वैल्यू हाँ लिखते हैं ना हाँ कि हाँ ये हाँ। इतना होता है, मतलब मुझे वो भी आइडिया नहीं था। तो हम्म। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपना कंप्यूटर नेटवर्क से अच्छा कि कंप्यूटर भाई नेटवर्क। हाँ, अच्छा। इसको मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा, मेरे लिए ये सीएन मेरा सीएन तो वीक यार पॉइंट काफी है, टफ सीएन। माना जाता है, सीएन हो बिल्कुल। गया और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये दो हाँ, तो। सीओए कंप्यूटर अरे ऑर्गेनाइजेशन वो क्या आर्किटेक्चर। वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अरे भाई। एक तो मैथमेटिक्स मेरी 12th तक ही वैसी कमजोर थी। मुझे लगा नहीं यार, ये मैथमेटिक्स हो गया और मेरा सीएन, इन दोनों को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। हम्म मेरे को थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा इजी लगता था कंपेरेटिवली, हम्म। क्योंकि वो तो हम वैसे भी डीएस से थोड़ा बहुत कर लेते थे। हम्म। तो मुझे लगता था ये फिर भी मैं कर लूंगा। अच्छा। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क्स तो मुझे लगता था मेरा वीक पॉइंट है, और मैथमेटिक्स वगैरह थोड़ा मेरा वीक पॉइंट तो है। गुरुजी की स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल थी कि वो सीधा टफ से स्टार्ट करेंगे। हाँ।
हाँ। हुआ तो बढ़िया, वरना वही उसी दिन क्विट हो जाएगा। और क्या। मेरा थोड़ा अलग था, मैंने बोला भाई पहले इजी सब्जेक्ट पिक करते हैं अच्छा। जो कि स्कोरिंग होंगे और सीखने में आसान होंगे। ठीक है। तो मैंने पहले सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और हाँ। एल्गोरिथम, ये 3 सब्जेक्ट मैंने पढ़े और इनको पढ़ के मुझे इंटरेस्ट भी जागा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार रटना नहीं पड़ा। हाँ। और जो सबसे बड़ा वो था मेरे ऊपर बैगेज की, मुझे कोड लिखना नहीं आता था, तो सूडो कोड लिखने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती एज अ बिगनर। बिल्कुल हाँ, सूडो कोड है सही ना, बात है। तुमने अगर कोई सेमीकोलन में अगर मिस कर भी दिया, ये कोई कर फर्क दिया, नहीं पड़ता, वहाँ एल्गोरिथम लिख पे रहे हो हाँ, आप। वहाँ पे मेन लॉजिक का ज़्यादा गेम रहता था, तो बिल्कुल। वहाँ पे मुझे ज़्यादा वो नहीं लगा, टफ नहीं लगा। इवन मेरा डीएस से जो था 1 महीने में मैंने कंप्लीट भी कर दिया था, क्वेश्चन भी लगा दिए थे और वीडियोस भी अलग देखता था, वीडियोस भी देख लिए थे, टेस्ट सीरीज भी लगा दी, टेस्ट सीरीज शायद लगाई नहीं लगाई, लेकिन प्रीवियस ईयर की बुक लगा दी उसी में, तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई उसमें। उसके बाद शायद मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करा था और ऐसे ऐसे मैं आगे बढ़ता गया। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे सीएन ही लगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी मेरा सीएन था। बहुत बच्चों को पता होगा जो मुझे पहले से फॉलो करते हुए आ रहे होंगे, मेरा सीएन बहुत ही मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो तू कह रहा था कि हाँ गुरुजी की वो आईपी एड्रेस निकालने में दिक्कत होती थी, ठीक है, मेरा यूँ निकलता था यूँ, ठीक है। मैं मतलब वो मेरी मैपिंग हो गई थी और जिस दिन एग्जाम हुआ वो क्वेश्चन बन ही रहा। पहले वही टकरा वही नहीं बना भाई। अब पूरा उस दिन गेट एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म कि यही क्वेश्चन नहीं बना भाई जिसके अंदर तो मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। तो आपके लिए वही है कि ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि या तो गुरुजी की तरह स्टार्ट कर लो सबसे टफ वाले को, देख लो भाई कितने तुम पानी में हो। मतलब डिपेंड करता है हाँ। इंसान टू इंसान कि आप कैसे चीज़ों हाँ। को लेते हो। अगर तुम्हें लगता है कि इजी करके मेरे को जल्दी मोटिवेशन आ जाएगा और मैं फिर आगे तक जा सकता हूँ, तो आप इजी से स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि ये काम करते हैं, पहले टफ पार्ट निकाल देते हैं हाँ, हाँ। ताकि मेरी आगे की जर्नी इजी हो जाए, तो आप टफ से स्टार्ट करो। गुरुजी आपने कुछ कोचिंग वगैरह ली थी क्या? हाँ, कहाँ से मैंने ली थी? मेडीसी से कोचिंग ली थी तो उस टाइम ऑफलाइन पे। थी या ऑनलाइन थी? वो ओ भाई ऑफलाइन कोचिंग ये थी। चीज तो खिसक रही है दोस्तों, 1 मिनट रुको, मैं पलट ना जाऊं वीडियो में। मेरी जो मेडीसी की कोचिंग थी वो प्योरली ऑफलाइन थी, अच्छा। क्योंकि उस टाइम एक तो ऑनलाइन कोचिंग कम थी और मुझे पर्सनली फील होता था कि मैं ऑफलाइन में ना ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, अच्छा परफॉर्म भी ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ और मेरा रिजल्ट भी ज़्यादा बेटर आएगा उसकी वजह से। अच्छा। और मतलब ऑनेस्टली मैं ये बताऊँ ना, जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे हमने जेई की भी तैयारी करी होगी थोड़ी बहुत, दोनों का निकला नहीं वो अलग बात है, लेकिन तैयारी करी थी। तो ना एक टाइम के बाद आगे मोटिवेशन लूज हो जाती है कि यार हो नहीं पाएगा, इतने टफ बच्चे हैं। मतलब मेरे को ऐसा हुआ था कि ना मेरे साथ उल्टा हो रहा था, जैसे जैसे मैं गेट में आगे जा रहा था ना, मुझे उस जर्नी में ही मजा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि जो मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग में नहीं सीखा वो मैं अब सीख रहा हूँ। अच्छा। एक तरह से मैं दोबारा से बीटेक कर रहा हूँ, लेकिन ढंग से, क्योंकि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है आपको, ठीक है, और आपका कंपटीशन किस बच्चों से है? उन बच्चों से जिनका आईआईटी निकल नहीं गया। हम जैसे ही बच्चे सेकंड थर्ड ईयर के कॉलेज के बच्चे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी आईआईटी में है, एनआईटी एनएसआईटी में, वो तो शायद वैसे भी गेट नहीं दे रहे। बहुत कम रेयर सही बच्चा बात है। होगा कोई जो गेट देता जिसका होगा। प्लेसमेंट ही नहीं हो रही। हाँ, तो मुझे लगता था कि ना कंपटीशन कहने को है कि लाख लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, पर है नहीं उन 4-5 हज़ार के अराउंड ही रहता है मैक्सिमम competition। 4-5 हज़ार लोग हैं जिनसे मेरा कंपटीशन है। और मुझे पर्सनली फील हो रहा था कि जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ ना, मुझे मजा आ रहा है। और मैंने खुद को ये बोल दिया था कि तैयारी तो मैं कर रहा हूँ AIR 1 तक की, हाँ, हाँ। लेकिन अगर मेरा नहीं भी निकला ना, मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा, मैं खुश रहूंगा कि मैंने मस्त एक एंजॉय किया एक फेज। 1 साल मैंने खूब पढ़ाई करी, मेरे को नॉलेज हो गई अच्छी खासी। अब चाहे ना मैं ऑफ कैंपस भी अगर बैठूं, तो मैंने डीएसए वगैरह इतना पढ़ लिया था अच्छे से। और इवन अगर मैं ऑब्वियसली मैंने ऐसा नहीं है कि मैं लीड कोड के क्वेश्चन सोल्व करता, कोई भी नहीं करता था उस टाइम पे। हम उस टाइम थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ते थे और एल्गोरिथम्स को भी अच्छे से समझते थे। हाँ, अच्छे से समझते थे, स्यूडो कोड में ज्यादा ध्यान देते थे। तो मुझे लगता था मैं अगर वो भी कर लूंगा ना उसके बाद, तो मेरा प्लेसमेंट कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। तो इससे मुझे एक motivation बहुत बड़ी थी। डिबेट चलती है ऑफलाइन कोचिंग वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग। देखो आपको किस में ज़्यादा मजा आता है? क्योंकि अगर मैं पर्सनली बोलूँ, मैं वैसा स्टूडेंट हूँ जो जिसका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। हाँ, अगर वही क्लास में पढ़ा रहा है और अगर एकदम से स्लिप हुआ है, उसके बाद 5 मिनट बाद दिमाग वापस आता है, टॉपिक कहीं और ही पहुंच जाता है, तुम पीछे छूट जाते हो। वो मैं पूछ रहा हूँ। देखो इसके ना मेरे को लगता है फेजेस होते हैं। जब मैं बीटेक क्रॉस करी थी ना, मैंने ऑनलाइन कोचिंग एक्सप्लोर करी, मुझे इतने अच्छे ऑप्शन मिले नहीं, ठीक है। हाँ, मेडीजी था और एक ए हाँ, सेकंड में था, उसी दो ही time उसे कोचिंग चलते option कम थे, थे। हैदराबाद के साइड या दिल्ली के साइड बिल्कुल मेडीजी बिल्कुल। चलता था। हाँ। और फिर जब मैंने ऑफलाइन ढूंढा तो मेरे को मेडीजी के सेंटर मिल गए। अब मैं दिल्ली का था तो मेरे को दिल्ली में सेंटर मिल गए, साकेत में मिल गया। तो मुझे लगा कि यार एक काम करते हैं, ऑफ कैंपस ही सॉरी ऑफलाइन ही ट्राई करते हैं। सुबह से शाम तक क्लासेस होंगी, मेरा ना वो बना रहेगा कि मेरे को जाना है, रोज पढ़ना है। अब मैं शायद मुझे उस टाइम ये लगता था कि अगर मैं घर पे बैठ के पढ़ूंगा तो शायद मैं कॉन्फिडेंस लूज कर दूं, हो सकता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, कभी देखता देखता बोर हो गया, मैंने वीडियो बंद कर दी। लेकिन ऑफलाइन में मेरे को स्ट्रेटेजी थी कि भाई जाना है, पढ़ना ही पढ़ना है। और हमारी कोई छुट्टी नहीं होती थी, मंडे टू संडे पूरा बैच चलता था। कभी कभार संडे का शायद एक आध ऑफ मिल जाता होगा, वरना नहीं मिलता था। पर वो अलग एक फेज था। अब अगर मैं अब खुद को देखता हूँ ना, और मैं आज अगर बीटेक क्रॉस करी होती और मैं एमटेक करता, तो शायद मैं ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाता। क्योंकि एक तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, दूसरा ऑनलाइन कोचिंग
कई हद तक सस्ती पड़ती है ऑफलाइन कोचिंग से। और तीसरा आपका ना टाइम बहुत बचता है। अब जैसे मैं मेट्रो में 1 घंटा जाता था, 1 घंटा वापस आने में लगाता था, और एक फिजिकल थकान हो जाती है, मेंटल थकान होती है। तो वो सब भी अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो आज के फेस के हिसाब से मुझे लगता है अगर आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और आपको पता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग तक जाने में बड़ी मेहनत है, आपके घर से बहुत दूर है, आप वैसे भी थक जाओगे, तो आजकल आप एक्सप्लोर कर सकते हो ऑनलाइन। बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत ज्यादा। दोस्त वगैरह थे वहाँ कोचिंग में हाँ, वगैरह? मतलब मेरे वहाँ बने थे। मतलब मेरे कॉलेज से तो कोई नहीं गया था मेरी कोचिंग में, अच्छा। ठीक है? मेरे वहीं जाकर के कुछ दोस्त बने थे, ठीक है? अच्छा। उनसे स्टार्टिंग से बात हुई थी, और मैंने दोस्त भी फिर ऐसे ही रखे थे जिनका भी मतलब एक ही कॉन्फिडेंस, मतलब एक ही मोटिवेशन है कि भाई निकालना है, AIR 1 लानी है। मैक्सिमम लोग तो मैंने ऐसे भी देखे टाइम पास करने आते हैं हाँ, दिल्ली हाँ, में हाँ। वगैरह, आराम से बैठो 2-3 साल घूमो फिरो, एक दिल्ली तो वो दिल्ली बिल्कुल, एक्सप्लोर करते हैं जो दिल्ली बाहर से एक्स बच्चे आते हैं। बहुत, बहुत। पता है मेरे को ना स्टार्टिंग में लग और गया था लाइब्रेरी कि लगाते थे अपनी वो हाँ, मेरे लाइब्रेरी थी को भाई। स्टार्टिंग में पता लग गया था कि मुझे ना ऐसे लोगों के साथ ही बैठना ही नहीं है, हाँ, हाँ। जो सिर्फ वहाँ मज़े करने आए हैं, क्योंकि हाँ। ये मैंने कॉलेज में कर लिए, हाँ, ठीक है? हाँ। और मेरे वो दोस्त हैं। अब यहाँ पे मेरे को पढ़ना है, तो हमारा ऑफलाइन बैच होता था कि 450 बच्चे बैठे हैं एक ही क्लास में, ओ बहुत भाई बड़ा साहब, हॉल है ऐसे वो, भाई साहब। और टीचर माइक लेके आया, प्रॉपर पढ़ा रहा है। अच्छा। तो मैं सबसे पहले जाकर के फ्रंट 2 रोज़ में बैठ जाता था, पहली या दूसरी जो भी मिल जाए, पढ़ना ही है मतलब। पढ़ना ही है। और वहाँ पे मेरे को 2-4 दोस्त मिले, अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उनके साथ बैठ के ना हम ये करते थे कि यहाँ से पढ़ेंगे, फिर घर जाएँगे, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था कि साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो गूगल मीट पे आके समझा देंगे। तो एक तरह से ना एक अच्छा पेयर कोडिंग जैसे आजकल हम करते हैं, वैसे हम पेयर पढ़ाई करते थे कि हाँ भाई अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो दूसरा पढ़ा देगा, मोटिवेट करते थे। एक दूसरे को ना सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के उठाते थे, भाई उठ जा पढ़ते हैं। तो ये इसकी वजह से ना मुझे लगता है मेरे को काफ़ी ग्रोथ मिली। अच्छा। कि एक होता है ना आपका सर्कल, यू आर दी लाइक एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। तो मेरे लिए ना ये बहुत ट्रू है, हमेशा सही रहा है। मतलब मेरे बीटेक में रहा, मेरे गेट में रहा, एमटेक में मैंने तेरे से दोस्ती करी है। ऐसे हमारे जो ग्रुप था ना, मुझे लगता है जैसे अगर हम अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं तो काफी अच्छी ग्रोथ होती है, और मेरे लिए तो बहुत ट्रू है ये। गुरुजी मतलब इंसान तो है, अच्छे दोस्त वैसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं भाई। तो गुरुजी मेरी स्ट्रेटजी अलग थी जैसे आपकी थी, ठीक है? तो मेरा तो ऑनलाइन था पूरा, और मेरे को वो ज़्यादा पसंद आता कि भाई अकेले में करो प्रिपरेशन। हाँ। और जो मेरे दोस्त थे मेरे साथ के, कुछ बच्चे थे जो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो तो हमें नीचे ही समझते थे, उन्होंने समझा भाई हम ही निकालेंगे गेट, ठीक है? बिल्कुल। और जो मेरे साथ के थे वो भी तैयारी करते थे, पर उन पर उतना दिमाग था ही नहीं, ठीक? तो मेरा ये रहता था, मैं खुद पढ़ता था आराम से टॉपिक को, और उसके बाद मेरा स्ट्रेटजी रहती है भाई इसके बाद मुझे अपने दोस्त को ये पढ़ाना है। और मेरा एक दोस्त बहुत इंटरेस्टेड रहता था, वो बिहार का था, वो बहुत इंटरेस्टेड रहता था कि भाई ये मुझे पढ़ाएगा शाम को, मैं इसे सीख जाऊंगा जो भी मेरे डाउट हैं, और मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी कि भाई इसको पढ़ाना है अच्छे से। तो मैं उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करता था कि भाई इसको समझाना है मुझे, और ऐसे में मेरी प्रिपरेशन और बेटर हुई। और 1-2 चीज़ें जो मैंने सही करी, एक तो मैंने इंस्टाग्राम छोड़ दिया था, व्हाट्सएप छोड़ दिया, लिटरली छोड़ दिया था, सब कुछ ऑफ, ठीक? मैंने बोला कुछ नहीं, मैं खुद के एंड पे रहूँगा, खुद प्रिपेयर करूँगा, जो भी गलती होगी। कोरा में बहुत ज़्यादा पढ़ता था उस टाइम पे, कोरा की सक्सेस स्टोरी, कोरा पे शायद आंसर भी करता था ना उस टाइम, उसके बाद करता था उसके बाद करता था। तो कोरा में मैंने बहुत स्टोरी पढ़ी, यूट्यूब ज़्यादा नहीं देखता था मैं, कि ये उस टाइम पे ऐसे सक्सेस स्टोरी ज़्यादा होती भी नहीं थी, रियली कोई वीडियो होती थी हमारे टाइम पे। तो कोरा पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था कि हाँ इसकी स्टोरी पढ़ ली, उसकी पढ़ ली। बस वहाँ पे मैंने एक चीज़ जो माइंडसेट मैंने क्रिएट करा, भैया मिनिमम 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की हो जाए उधर हो जाए, दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, कुछ नहीं भाई, पढ़ना तो पढ़ना है। और दूसरी सिंपल स्टडी मैंने करी कि भैया सुबह उठना है, सुबह उठ के खत्म कर लो सिलेबस। ये भी आरबीआर वाली से सुबह 4 बजे उठना है, सुबह 4 बजे और 8 तक पढ़ना ही पढ़ना है। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं नहीं उठ पाता था, ऐसा भी होता था, तो फिर मैं रात को उसको कवर अप पढ़ता था और बीच में जब दिवाली की छुट्टी पड़ी थी 1-1.5 हफ्ते की कॉलेज की, तो मैं गया नहीं घर। उस टाइम तो भाई मैंने 10-12 घंटे पढ़ना स्टार्ट, बैठो और पढ़ो। अब कई बच्चों को मैंने देखा है जो मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं, उन्हें लगता है कि यार वीडियो देख लिया तो हो गया, तो सीख लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। तुमने किसी का लेक्चर देखा, अगर उसके बाद डाउट नहीं आ रहे ना, उसको अगर तुम ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हो, अपनी भाषा में समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जब तक वो नहीं सीखोगे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है यार जो टीचर मुझे पढ़ाने आया है इसने तो अपना बेस्ट दे दिया, हाँ उसने अपने एंड से सबसे बेस्ट दिया, पर क्या तुमने अपने एंड से बेस्ट दिया? अगर टीचर तुम्हें यहाँ लेके गया, क्या तुम खुद को यहाँ से यहाँ लेके गए? वो सवाल होना चाहिए। तो मेरा मतलब फर्क होना चाहिए कि आप कोई मूवी थोड़ी देख रहे हो बैठ के, आप कुछ समझ रहे हो, और आपको किसी ने कुछ पढ़ा दिया। 2x पे दिखते भाई, 2x पे दिखता है भाई। मतलब लोगों को लगता है हम जितना जल्दी सुन ले हमारा काम खत्म हो गया, बट एक्चुअली सुनना नहीं है ना, आपको समझना है चीजों को। आप अपने पेस पे देखो, हो सकता है किसी के लिए 2x सही हो, पर मेरे लिए नहीं था। मेरे को तो भाई 1x ही चाहिए। मेरे को तो सही है, आराम आराम से समझा, मैं पॉज करूंगा, समझूंगा। अगर मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ तो ऑफलाइन में भी अगर मुझे उसी टाइम डाउट आएगा मैं पूछ लूंगा। तो मुझे चाहिए कि मैं चीजों को अच्छे से समझूं, पहले खुद से क्वेश्चन करूँ कि भाई हो क्यों रहा है,
दोबारा अगर नहीं समझ आया तो पूछ सकता हूँ। अब ऑफलाइन में आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ऑनलाइन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या आपको अगर कोई सपोर्ट मिला है तो पूछो। मुझे लगता है जितने क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे ना, चाहे कितने फालतू क्वेश्चन भी हो, ठीक है, कोई ये भी बोल दे कि ये क्या क्वेश्चन है, पर जितने क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे उतना ही आप ज्यादा अच्छा एक्सप्लोर कर पाओगे और लोगों को। एक मैंने और देखा है, बच्चे नोट्स के पीछे बहुत पागल रहते हैं कि भैया हाँ मुझे किसी यार, टॉपर के नोट्स जैसे मिल जाए। गेट्स, उनको नोट्स बेचने हैं जैसे हाँ। गेट के भाई। हाँ भाई, अलग अलग कलर कोडिंग करते हैं नोट्स की, मैंने देखा है ये भी। नहीं, कलर कोडिंग भी मैं भी करता था। पर मेरे ये रहता था कि भाई दूसरे के नोट्स नहीं चाहिए मुझे अपने खुद अपने के नोट्स खुद बनाने बनाने हैं। हैं। मैं कभी टॉपर के नोट्स के पीछे नहीं भाग, बिकते थे, और ये बिकते थे, यहाँ पे तो बिकते थे। बिकते ही हैं साकेत वगैरह हाँ में, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे वो बुकलेट रहती है बुकलेट उनकी, बेचती है, है ना। हाँ। तो मेरा ये रीजन था कलरफुल नोट्स बनाने की, मेरी राइटिंग बहुत ही रद्दी थी भाई, बहुत अच्छा। ही रद्दी, तो देखी होगी तूने हम्म। तो मुझे ये था कि भाई मैं अगर नोट्स बनाऊँ उसके बाद उसको पढ़ सकूँ, तो मैंने कुछ ऐसा मैं कलरफुल नहीं करा, मैं 4 पेन ले लेके दे रहते थे, ओके जो पेन मेरे हाथ में था उससे मैं नोट्स बना देता था, जो हाथ ठीक में है। आया तो उससे थोड़ा रंग बिरंगा बन जाता था। ओके तो मेरा सिंपल था, पहले वीडियो देखो 1 घंटा जितनी की वीडियो है आराम से देखो, कुछ ही वो, मुझे नोट्स बनाने की जल्दी नहीं है क्योंकि मेरे पास तो ऑनलाइन वीडियो है सारी, देख लिया, अब लेक्चर को दोबारा से देखो, तुमने क्या समझा उसके नोट्स बनाओ। बच्चे क्या करते हैं, जो टीचर कह रहा है एकदम लाइन बाय लाइन लिख कॉपी लेते हैं, पेस्ट उसको बुक करना बना देते हैं है, नोट्स वो को बना पूरा, दे। नहीं हाँ। नहीं, जो तुमने समझा उसके नोट्स बनाने हैं, जरूरी बिल्कुल। है तुम्हें गीक्स फॉर गीक्स से जाना है या किसी और प्लेटफॉर्म में जाना है, नोट्स बनाने, जो तुमने समझा है, जो तुम्हारी वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको तुम्हें लिखना है, बिल्कुल क्योंकि वही तुम समझो, और जब तक तुम लिखोगे नहीं ना तब तक वो क्लियरिटी नहीं आएगी थॉट के ऊपर। तो मेरा ये रहता था। और एक भैया रिवीजन चाहिए वीकली, हाँ। गीट की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। अगर तुम वीकली रिवीजन करते हो, किसी टॉपर से पूछ लो, AR1 AR2 किसी से भी पूछ लो, अगर तुम खुद रिवाइज नहीं कर रहे हो कुछ नहीं होगा, तुम भूल जाओगे, क्योंकि 10-11 सब्जेक्ट बिल्कुल है भाई। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी गुरु जी। मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग थी। अब अगेन हमारी ना स्ट्रेटेजीज बहुत डिफरेंट है इन चीजों में। जैसे मेरे को लगता था कि ना मैं अगर कलर कोडिंग करता रहूंगा ना नोट्स में, हाँ मेरा हाँ, सारा ध्यान वहां चला जाएगा। अच्छा मैं एक ब्लू पेन ले जाता था और एक हाइलाइटर, बस मेरा वो अच्छा था। अच्छा। तो मैं सारे नोट्स एक उसी तरह से बनाता था ब्लू पेन से। और सेम मैं ये भी करता था कि एज टू एज नीट टेपरा जो सर बोल रहे हैं, मैं खुद का जो मुझे समझ आ रहा है शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और जो मुझे लग रहा है कि ये मेरे को बाद में काम आएगा उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरा बस ये था, मैं ज्यादा ध्यान देता था कि मुझे पता था मैं अपने नोट्स को रिविजिट कर सकता हूँ, पर मेरे नोट्स को कोई और नहीं पढ़ सकता था, ये तो पक्का था। हाँ वो तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे नोट्स को कोई पढ़ के पास हो जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं। और मेरे नोट्स भी गंदे ही बनते थे, मतलब मैं बहुत क्लीन नोट्स नहीं बनाता था। मैंने लिखा हुआ है, हो सकता है मुझे कुछ बाद में याद है तो मैंने वहीं पे कुछ ऐड कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। तो मेरे थोड़े मिक्स नोट्स बनते थे, कंफ्यूजिंग, पर मेरे को वो कंफ्यूजिंग लगते थे। मेरे लिए वो बहुत परफेक्ट नोट थे मेरे लिए। अगर मेरे नोट्स चले गए ना तो मैं दूसरे के नोट से नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरा ऐसा सीन था। हाँ वही होता है वही। नोट्स के साथ, तो कि अपने समझने के लिए बना रहे हो, दूसरों के लिए हाँ। थोड़ी नहीं बना रहे हो और तुम्हें, ऐसे कि थे तुम्हें- बच्चे, पता है, जो अच्छा। ऐसे नोट्स बनाएंगे इतने सुंदर, इतने साफ, और अगर मान लो कुछ गलती हो गई, पेज फाड़ दिया, दोबारा लिख रहे हैं, अच्छा वो ऐसा बनाते थे कि उनको बेचने हैं जैसे नोट्स, अच्छा गेट अच्छा के अच्छा। बाद सारी बुक उठा के बेच देंगे। तो मुझे मतलब लगता है शायद इनके लिए वर्क करता होगा किसी के लिए, मेरे फिर लिए वो नोट्स वर्क बनाने नहीं में टाइम करता वेस्ट हो जाता है ना, अगर बहुत तुम ज्यादा बहुत ही waste ज्यादा होता है, वो बहुत। वो कर रहे हो। बेस्ट नोट्स तो बनाने ये का जो सेम तुम समझ रहे हो। नोट्स बनाने का मतलब क्या है कि आपको समझ आना चाहिए। हाँ। कल को आप रिवाइज करो, आपको सारी चीजें, ऐसा ना हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो नहीं होना चाहिए, हम्म, बस तुम्हें समझ आना चाहिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ, हम्म, उतने बनाओ जितना तुम्हें चाहिए, और दोबारा से रिवाइज। और रिवाइज, हाँ, रिवाइज मेरे लिए सेम रहा है कि मैंने ये बना लिया था कि अगर मैंने एक चीज को पढ़ लिया ना तो मैं पक्का उसे भूल जाऊंगा अगर मैं उसे रिवाइज नहीं कर रहा तो मैं वीकली रिवीजन रखता ही रखता था। मेरा सैटरडे और संडे सिर्फ रिवीजन चलता था। मंडे टू फ्राइडे मैं नया पढ़ता था, सैटरडे सिर्फ रिवीजन करता था। और उस वीकली रिवीजन को ना मैंने फिर बाई वीकली करना शुरू कर दिया, मतलब बाई वीकली नहीं, मतलब एक वीक में 2 बार करना शुरू कर दिया। अच्छा, कि अच्छा, भाई वेडनेसडे को भी रिवाइज करना है, संडे को भी रिवाइज करना है, क्योंकि ना जैसे जैसे गेट पास आता रहा मेरा सिलेबस खत्म होता गया और फिर रिवीजन ज्यादा होती रही। क्योंकि तुझे बताओ यार, इतने सारे कॉन्सेप्ट है ना कि अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तुम भूल ही जाओगे। हाँ वो तो भूल गायब हो बिल्कुल जाएगा भूलोगे। बिल्कुल। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज। मेरा ये फ्लो चलता रहा, मतलब पूरा नवंबर दिसंबर जनवरी मैंने सिर्फ रिवीजन पे ही ध्यान दिया अच्छे से। 90% रिवीजन, 10% कुछ नया पढ़ना। तब तक मेरा ऑलमोस्ट दिसंबर तक खत्म हो ही गया था। मेरा मेन फोकस था कि मेरे को रिवाइज करना है जितना ज्यादा हो सकता है। भाई जनवरी में तो मैं डिप्रेशन में चल गया था, जब जनवरी आ गया था, 1 महीना बच गया था एग्जाम हाँ। के लिए, और भाई ऐसी होती थी ना गुद 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 गुद, और नींद नहीं आती थी भाई रात को, मतलब वो बेचैनी होने लग जाती थी कि भाई क्या होगा बिल्कुल मेरा। भाई मैंने तो कर लिया जो करना था, अब तो जो नया अब तो भी जो होगा समझ नहीं देखा आ रहा। जाएगा। ऐसा होता है भाई, नया भी नया कुछ नहीं समझ नहीं आता, नहीं आता। बहुत मुश्किल हो जाता। उसके बाद तो आदमी वही कर रहा था कि या तो टेस्ट सीरीज तो बैठ के। बस। हाँ टेस्ट सीरीज किसकी थी? मैंने टेस्ट सीरीज अगेन मेडिजी की ली थी। हाँ। एक एस एकेडमी होता था, हाँ वो भी अपनी टेस्ट सीरीज अलग से सेल करते हाँ, थे, हाँ, तो मैंने उसकी भी ले ली थी। अच्छा। कि मुझे लगा था कि यार मल्टीपल टेस्ट सीरीज रखूंगा ना तो ज्यादा क्वेश्चन की वैरायटी मिल जाएगी, तो मैंने उनकी टेस्ट सीरीज लगाई थी। और मेडिजी की ऐसी थी कि हमें तो वहां से साथ में मिल गई थी। एस की मैंने अलग से खरीद ली थी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो वो हम घर पे लगाते थे बैठ के, प्रॉपर वही इन्वायरमेंट जो होता था गेट का, कि गेट का एक तो सबसे दिक्कत था गेट की कैलकुलेटर, जो उसमें ऐप में खुलता था ना, हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी उसे यूज करना।
तो उस पे मैंने बहुत प्रैक्टिस किया टेस्ट सीरीज के साथ। तो मैंने इतने सारे पहले तो मेरे नंबर ही नहीं आते थे, पहले तो ऐसे नंबर आते थे मुझे लगा था भाई छोड़ ही दूंगा गेट। धीरे धीरे मतलब फिर ना ये मेरे को काम आए फिर मेरे दोस्त वहाँ पे, क्योंकि ना उन्होंने मोटिवेट किया कि अरे धीरे धीरे आएंगे सबके। हम क्या करते थे, टेस्ट सीरीज लगाते थे, सबके नंबर देखते थे और फिर देखते थे किसने क्या गलती करी, ठीक है, और फिर दोबारा एक और एग्जाम देते थे। तो ऐसे करते करते ना मेरे नंबर थोड़े इंप्रूव होते रहे और फिर मुझे लगा यार इतने अगर मेरे गेट में आ गए तो मुझे IIT मिल जाएगा, पर आने चाहिए। और दिक्कत मेरे साथ एक और थी, मेरे साथ ये दिक्कत थी कि ना मैं डर जाता था एग्जाम से पहले। तो मुझे एग्जाम से पहले डर मतलब मुझे नींद नहीं आएगी, अगर कल गेट है ना तो मैं सो ही नहीं पाऊंगा। हाँ वो तो सही है ना। तो मैंने एक वीडियो देखी थी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मुझे लगा कि ना आपको ना अपनी बॉडी को फिजिकली थकाना है गेट से पहले, एक रात पहले, अच्छा ताकि आपको अच्छी नींद आए। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे वॉक पे निकल गया शाम को 5-4 बजे और 1-2 घंटे मस्त घूमा 7 बजे तक। दोस्त के साथ मैंने कहा दोस्त को चल भाई घूम के आते हैं। उसने पूछा तेरा एग्जाम नहीं है कल? मैंने कहा है, चल घूम के आते हैं। हम गए, ऐसे समोसे खाए, फिर दूर घूम के आए, फिर मैं आया। पेट खराब नहीं हुआ? पेट नहीं खराब, मेरे को बुखार हो गया था, लेकिन ये भी एक कहानी है। फिर मैं 8-9 बजे आके सो गया और फिर मैं आराम से उठा मस्त एकदम फ्रेश। लेकिन दिक्कत ये हुई, मेरे को ना तबीयत खराब चल रही थी कुछ दिनों से, तो मुझे हल्का हल्का फीवर था सुबह, हल्का हल्का। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार बाइक उठा, मेरे को लेके चल इस सेंटर में। तो पहले मैं अकेले जा रहा था, पर तू लेके दिल्ली चल। में रहोगे सेंटर? हाँ, मेरे दिल्ली में ही था। मैं वहाँ सेंटर तक गया, फिर मैं वहाँ बैठा। एक तो सेंटर में ना बैठ के ही आपको थोड़ा सा ना एक माहौल अलग सा होता है ना, आपको पता है एग्जाम देना है। बहुत ज्यादा बच्चे दिखते जब, बहुत ज्यादा बच्चे दिखते, सब आए हैं गेट देना, तो आप डर जाते हो, ठीक है। और ना डर ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन नहीं हिल रहा ना, तो आपके मन में वो डर बढ़ने लग जाता वो तो है बढ़ता जाता कि है यार ये नहीं हुआ, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, वो धीरे धीरे डर बढ़ता है। पर मैंने पता है क्या किया, मेरे से जो क्वेश्चन बने मैंने पहले कर दिए, फिर दूसरे फ्लो में करे। मतलब मैंने फ्लो वाइज सेम स्ट्रेटजी मैंने भी करी थी उस टाइम वाली स्ट्रेटजी बहुत फेमस हो रही थी। कुछ बच्चे करते हैं कि स्टार्टिंग से जाएंगे और धीरे धीरे जब तक बनते रहेंगे तब जब तब करते रहेंगे, एक पे मेहनत करते रहेंगे। और मुझे लगा था इसकी वजह से ना शायद मेरा छूट जाएगा पेपर, तो मैंने तो ये स्ट्रेटजी अपनाई कि मेरी भी सेम मल्टीपल लेयर्स पे करूंगा। मेरी भी सेम स्ट्रेटजी, मल्टीपल लेयर पे करो। और मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, मैं एग्जाम के एक दिन पहले सो नहीं पाया और मेरे को जाना था देहरादून। अब मैं तो कोटद्वार रहता हूँ, सुबह पहले 4 बजे उठे, फिर बस पकड़ी कोटद्वार से, बड़ी दिक्कत थी। हाँ, फिर 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पहुँचा मैं, 2 बजे से 7 एग्जाम। अब बैंक फिर मुझे नींद आई क्योंकि रात भर तो सोया था नहीं मैं। फिर वहाँ पे एक खोखा वाला था, जो खोखे होते हैं वो चाय वगैरह वाले, पापा भी मेरे साथ ही थे। अच्छा। तो मैं उसी में सो गया, तकता था यहाँ पे। मैं इसी में सो रहा हूँ भाई। 2-3 घंटे सोया मैं। बहुत नींद आ रही थी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले वो एंजाइटी नहीं होती कि भाई क्या होने वाला है, ये सारी इतनी मेहनत कहीं बर्बाद ना हो जाए। फिर बैंक का एग्जाम जैसे ही स्टार्ट हुआ, पहले 2-3 क्वेश्चन ही कंप्यूटर नेटवर्क के टकरे मुझे भाई, मैं तो खुश हो गया था देख के, पर वो बने नहीं और पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया था मेरा पूरा कि भाई आज तो गया एग्जाम। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन बने, फिर कॉन्फिडेंस आया, फिर फ्लो में वही स्टडी वही रिपीट करते जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, अगर आप फ्लो में करते हो ना तो ऐसा होता है कि आपके अच्छे जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसके क्वेश्चन बन जाते हैं और उसकी वजह से ना आपको आ जाती है मोटिवेशन। फिर आप अगले जो लेयर्स कर रहे हो ना उसमें जो थोड़ा हार्ड भी टकराएगा ना, आप उसको अच्छे से एक स्ट्रांग दिमाग से देख पाओगे। लेकिन अगर आप पहले ही घबरा गए तो आपको लगेगा यार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, छोड़ दो, ऐसा हो जाता है माइंडसेट। आरबीआई सर ने एक बात बताई कि भाई क्वेश्चन को कभी ईगो में मत लेना कि भाई अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा और तुम्हारा टॉपिक बहुत भी स्ट्रांग है, छोड़ दो। अगर 2-3 मिनट ले रहा है ज्यादा, छोड़ दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं बन रहा, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, ये तो मेरा सबसे स्ट्रांग है, वो तुम्हारी ईगो की लड़ाई हो जाती है और ईगो की लड़ाई में तुम्हारे मार्क्स गायब हो जाएंगे। तो भाई हो सकता है तुम वो निपटा दो क्वेश्चन, लेकिन बाकी छूट जाए, इसलिए भैया छोड़ दो उसको। बिल्कुल सही बात है, मेरे को भी लगता है। और क्या क्या चीजें और क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं गेट एग्जाम के टाइम पे? मेरे को लगता है ना हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। जैसे ना गेट में हर सब्जेक्ट जो है ना इक्वल वेटेज कैरी नहीं करता। अच्छा, हाँ। पर तूने देखा होगा कि कई बच्चे ना एक उस सब्जेक्ट को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस से पढ़ रहे हैं, महीना लगा रहे हैं, जिसके शायद 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारे टाइम पे था वो कंपाइलर डिजाइन। अच्छा। तो मेरे को ना ये भी एक मतलब मेडजी में हमारे को बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लगी थी मेरे को कि ना तुम्हें ना सब्जेक्ट के साथ भी इमोशनल नहीं होना है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत पसंद है कंपाइलर डिजाइन, अच्छा, तो तुमने उसमें महीने लगा दिए। अगर तुम्हें इंटरेस्ट करना है ना, बाद में इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है, उसके बाद पढ़ लेना, गेट के बाद पढ़ लेना, यहाँ तुम्हें एग्जाम निकालना है, तो अप्रोच सीधी थी, कंपाइलर डिजाइन को पढ़ो पर उतना ही टाइम दो जितना उसके नंबर डिजर्व करते हैं। ज्यादा टाइम किसको दो? जिसके नंबर ज्यादा आते हैं। अब हमारे मैथ और इंग्लिश को मिला के 15 नंबर का बनता था शायद, है ना, और मेरी मैथ खुद से वीक थी, तो मैंने 11-12 में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जितनी पढ़ी थी ना, उस हिसाब से मुझे लगता नहीं था मेरा गेट निकलेगा, ठीक है। तो मुझे वो सुधारनी थी अपनी, क्योंकि उसमें मेरा नंबर कटते ही कटते। तो मैंने अपनी उस पे ध्यान दिया, मैंने डीएसए पे ध्यान दिया क्योंकि इसके नंबर अच्छे थे, नेटवर्क्स पे नंबर अच्छे थे। अब कंपाइलर डिजाइन के नंबर शायद 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन ही बनते थे, तो मुझे लगता था उस पे ना मैं उतना ही दूंगा जितना ये सब्जेक्ट डिजर्व करता है। अगर इस पे क्वेश्चन ऐसा बना जो मुझसे नहीं हिला, कोई बात नहीं, मैं अपने उन सब्जेक्ट पे जाऊंगा जिसकी वेटेज ज्यादा है। तेरा इसमें क्या स्टेक है? मेरा तो वही था यार, मेरा एप्टीट्यूड पहले से अच्छा था, इंग्लिश तो पहले से बेकार थी, तो मैंने कहा यहाँ तो मैं कर लूंगा कवर, 15 में से 11-12 तो मार ही दूंगा, क्योंकि इंग्लिश भी इतनी टफ नहीं आती थी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बेसिक ही आता था। एप्टीट्यूड में पूरा भरोसा था मुझे। 15 नंबर आता था मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, भाई मेरे दोनों ही बेकार। मैथ्स तो फिर भी मैंने सही कर ली थी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मुझे समझ ही नहीं आती थी।
मैंने क्या करा मैंने रट्टा शुरू मार दिया लास्ट में। एक तो मैंने गलती करी कि मैंने लास्ट में पढ़ा, ठीक है, लास्ट में तो पहली समझ नहीं आ रहा, और वो उसके ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चन होते थे, कुछ वो पता नहीं क्या वो इम्प्लाई करके ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज सी, और कुछ भी हो जाता था। अब मैं वहाँ पे क्या कर रहा, मैं केसेस रट रहा, वो नहीं, वो पैटर्न जो अभी मैं बच्चों को बता रहा था, वो पैटर्न मैचिंग वाला। अच्छा, उससे पहले मैंने किसी सब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं करा था, ना मैंने डीएससी करा ना उसके लिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्वेश्चन। मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ, आरबीआर सर की वीडियो देखी, मुझे ऐसा लगा कि किसी टीचर ने उस समय पे उतना अच्छा नहीं पढ़ाया टॉपिक, कि अगर उसको एक इजी वे में ब्रेक डाउन कर दिया जाए उस सब्जेक्ट को। अब तो बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया है, अमित खुराना सर हो गए, ऐसी प्रतीक भैया हो गए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब आसान कर दिया चीज़ों को, उस समय था ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा मैं टीचर को ब्लेम कर रहा हूँ जो उस समय के थे, है ना, पर उस टाइम का स्टैंडर्ड उतना नहीं था, पर बाकी सब्जेक्ट उन्होंने बहुत अच्छा मचा रखा था, पर वो एक सब्जेक्ट ऐसा था भैया उसमें मेरे दिमाग खुल जाता था। और एक मैथ्स के लिए वो टीचर थे गजेंद्र पुरोहित सर, हाँ मैंने देखी उनकी वीडियोस। उनसे मेरी मैथ्स सही हुई, जिसकी मैथमेटिक्स तो हुई नहीं मेरी सही, और वहाँ भी नहीं हुई, और देखा जाए प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके नहीं बनते थे मुझसे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है खुद में, हाँ, अगर आप उसको ध्यान से समझो ना। लेकिन दिक्कत यही है, वही जैसे तूने बोला ना, उस हिसाब से शायद वहाँ पे स्टैंडर्ड ही नहीं था उतना पढ़ाने का, हाँ, और शायद हमारे पास भी टाइम कम था, तो हमने उसको उसमें ले लिया कि यार कर देते हैं इसे खत्म जल्दी हाँ, जल्दी। क्योंकि कम वेटेज का भी था वो, कि कम मैथ्स और वेटेज का भी डिस्क्रीट था, हाँ। मैथमेटिक्स एक साथ ही था लगभग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और तेरे को थियरी ऑफ कंप्यूटेशन एक सब्जेक्ट था, याद है? हाँ, उसमें टीओसी। भी मेरे को बड़ा ना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगती थी। अच्छा, एक तो अच्छा, पहले लगता था थियरी ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद वो जो वो बनाते थे हम रेगुलर एक्सप्रेशन हाँ, से, है रेगुलर ना, एक्सप्रेशन, वो हाँ, सब मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगने लग गया। हम्म, और उसके पास मेरा मेरा सपोर्ट ये था कि वो हमारा जो टीचर था ना उसमें, वो काफी हेल्पफुल नहीं लगा मुझे अच्छा, मेडिसी अच्छा, में अच्छा, टीओसी के लिए। हम्म, तो वो ना मुझे ऑनलाइन जाना पड़ा यूट्यूब पे, अच्छा, भाई अच्छा, सर्च करना पड़ा कि मुझे टीओसी कोई समझा दे अच्छा था। हम्म, तो आरबीआर सर के कुछ लेक्चर मिले थे, और उनके भी सारे फ्री तो थे नहीं, हाँ, उनका हाँ, पेड बैच था, तो मेरे पास उस टाइम नहीं था उनका। अच्छा, तो मैंने अपने अगेन दोस्तों से बोला, उन्होंने एक ने ना पूरी उनकी हाँ, डाउनलोड हाँ, करके हाँ, रखी हुई थी अपने हाँ, पास, सबके पास है उसने अभी मुझे भी। दिया पेन ड्राइव, भाई भाई पकड़ टीओसी पढ़ इससे। तो मैं ये मानता हूँ मैंने पूरा थियरी ऑफ कंप्यूटेशन आरबीआर सर से पढ़ा है, हाँ, उन्होंने क्योंकि बहुत बढ़िया हाँ, पढ़ाया, बहुत ही बढ़िया बहुत पढ़ाया था। बढ़िया मेडिसी पढ़ाया। मुझे नहीं समझ आया था, और हाँ, हाँ, वहां से जाकर के मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया उसमें, हाँ, हाँ, वरना मुझे लगा था सब्जेक्ट मेरा गया। नहीं, टीयूसी सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत कंपैरेटिव बढ़िया, डिजाइन भी हाँ। उन्होंने बढ़िया पढ़ाया, बाकी लगभग सभी सब्जेक्ट, बस मैथ्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उतने अच्छे नहीं लगे मुझे, क्योंकि होता है कभी टीचर इतने मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाए तो कुछ एक सब दो हाँ, हल्के छूट मतलब जाते हैं। छूट जाते हैं, और हाँ, कम से कम ये देखो ना उस टाइम का स्टैंडर्ड क्या था, हाँ, और उस टाइम कंपटीशन क्या था। अब ऐसा होता है ना कि हम्म, मान ले जैसे तूने अभी डीएसए की प्लेलिस्ट बनाई, हम्म, तूने इतनी बेस्ट बनाई क्योंकि बाकी बहुत अच्छी बनी हुई है हाँ, ऑलरेडी। हाँ, तो मार्केट में अगर तुम्हें आना है और कुछ बच्चों को अच्छा देना है, तो उससे बेटर करना पड़ेगा ना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मुझे लगता है इसका भी फर्क पड़ता है। आजकल तो बहुत अच्छे लेक्चर्स है भाई, यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री में, हाँ, फ्री हाँ, में अवेलेबल है बिल्कुल। तो मुझे अब लगता बच्चे है ये मत समझना इस वीडियो से कि हम अपनी गेरी कोचिंग लाने वाले, भाई ऐसा कुछ नहीं होने हाँ। वाला। जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन का डिस्कशन स्टार्ट होता है, बहुत कुछ बच्चों को लगता है हमारी कोचिंग आएगी ऑनलाइन की, इसलिए तारीफ करने नहीं आने वाली, गेट कुछ में नहीं तो आने हम नहीं वाला आ रहे हैं गेट में। अभी हमारा फोकस इसी साइड है, और ऐसी जो गाइडेंस की वीडियो है उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है कि हम आपको और क्या क्या बेस्ट चीज़ें बता सकते हैं। बिल्कुल। अब देखो यार, जिन बच्चों के पास अब 15-20 दिन बचे हैं लास्ट के, देखो पहले तो आपको घबराना नहीं है। टेस्ट सीरीज कब तक देनी है आपको, प्रीवियस ईयर कब तक देना है, मैं आपको बोलूँगा टेस्ट सीरीज आप ज़्यादा 25 जनवरी तक ही दें, उसके बाद ना खींचें, ठीक है। और लास्ट के 2-3 टेस्ट प्रीवियस ईयर वाले कर दें, जो प्रीवियस ईयर की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं आती, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछता है, मतलब अगर आज 2026 है तो 2025 में जो आए थे एग्जाम में, गेट एग्जाम में, उसकी टेस्ट सीरीज दे दो, 2024 के दे दो, क्योंकि आपने उन क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले भी प्रैक्टिस कर लिया होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा, ठीक। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दो तो आपके 100 में से 90-95 आ जाएंगे, या 80-85 भी आ जाएंगे, उससे आपको एक सूडो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ मैं गेट के लेवल पे हूँ। ओके, एक भाई मेरी जी की जो टेस्ट सीरीज है भाई बहुत ही खतरनाक लगती थी, बहुत ही टफ थी, और एस एकेडमी की उसकी अपोजिट इतनी इजी लगती थी ना मुझे, मैं देखता था भयंकर, उसमें आ रहे मेरे 25 में 23, 24, वहाँ आ रहे 7-8। पता है, इसलिए मुझे ना ये अच्छा लगता है कि ना अगर आप टफ टेस्ट सीरीज दे देते हो ना और उसमें नंबर ले आते हो, हाँ, तो गेट एग्जाम थोड़ा सा स्लाइटली इजी लगता है आपको, हाँ, तो हाँ, आपको ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो मेरे को ये तो बहुत अच्छा फैक्टर लगता था उसका। हाँ, और अगेन मैं ना बाकी सबके लिए जो गेट अभी देना चाहते हैं इस 2026 में देंगे, मैं उनके लिए यही कहूंगा यार, तुम्हें ना जर्नी एंजॉय करनी पड़ेगी। अगर तुम सोचोगे ना भाई डरते रहोगे कि भाई एंजाइटी है, गेट है, चाहे तुम कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, कुछ बच्चे ना डर में भी निकाल देते हैं, पर शायद मैं नहीं निकाल पाता, मैं ऐसा हूँ नहीं, ठीक है। मेरे को ना थोड़ा कामनेस चाहिए अपने शरीर में, तो तुम्हें ना जर्नी एंजॉय करनी पड़ेगी। तुम्हें खुद से बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने पिछले साल में ना, या जितने भी तुमने 6 महीने 8 महीने जितना भी लगाया है, तुमने अपने बीटेक का पूरा सिलेबस एक तरह से खत्म कर लिया, अब तुमने रियल इंजीनियरिंग पढ़ ली, ठीक है। तो वही वाली बात है कि इवन तुम अपने माइंड में बना लो, ऐसा ये मत रखो कि मोटा मोटा कि अगर तुम्हारा नहीं निकला तो क्या होगा, ये बना लो कि तुम्हें निकालना है और तुम्हारा निकल जाएगा। वर्स्ट केस में कुछ नहीं निकला ना, तो तुम सोचो तुम्हारे को इतनी नॉलेज है ना कि तुम कल को ऑफ कैंपस ट्राई करोगे ना, तुम्हें ज्यादा अच्छे, तुम बाकी बच्चों से बहुत अच्छी प्लेसमेंट निकाल लोगे। तो एक बार तुमने ये अप्रोच बना लिया ना, तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम कहोगे ना मैं इस पारूं ना मैं उस पारूं, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, ठीक है, मैं बेस्ट दूंगा अपने एग्जाम में, और देखो मैं कितना अच्छा निकाल सकता हूँ। देखो पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है गेट एग्जाम, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है, हाँ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, पर कॉन्फिडेंस रखना तुम्हें जरूरी है। पढ़ाई बिना पढ़ाई की कॉन्फिडेंस रखा हुआ है, मैं निकाल दूंगा।
हाँ वो भी होगा, ठीक है। और तुम्हें कई बच्चे ऐसे भी मिलेंगे कि जो कहेंगे यार मैंने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं था, फिर मैंने गेट एग्जाम क्रैक कर दिया। हाँ। नहीं भाई, तो पढ़, आप पढ़, फिर निकाल एक बढ़िया मार्क्स, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। बिल्कुल 25-30 नंबर हर कोई ला सकता है, अगर तुम थोड़ी बहुत ही 1-2 महीने पढ़ोगे ना ले आओगे, पर ऐसा नहीं होगा कि तुमने अगर वो सोचेगा कि 1 साल पढ़ ले तो 90-95 आ जाएंगे ऐसा भी नहीं होता, ठीक। तो आपको देखो पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ मैं ये एग्जाम निकाल सकता हूँ। सिंपल एक फ्लो फॉलो करो, अपने फ़ोन में भी गेट एग्जाम डाल दो, ठीक है, तो वो तुम्हें हर तरफ दिखना चाहिए, हर बिल्कुल। तरफ, ताकि तुम्हारा माइंड सेट पूरी उसके और ही जाए। और अपने दिमाग में जब भी नेगेटिव थॉट आए कि हाँ मेरा नहीं हो पाएगा, मेरे से ये हो जाएगा, जोर जोर से चिल्लाना शुरू करो। तुम्हें लग रहा हो ये बातों नहीं बात है, पर मेरे लिए काम करती थी। जब मैं बोलता था, मुंह से बोलता, नहीं भाई निकलेगा निकलेगा, बिल्कुल। गेट एग्जाम निकलेगा, मैं टॉप रैंक लेके आऊंगा, मैं इमेजिन करता था, इमेजिन कि भैया मेरा एग्जाम निकल चुका है, मैं IIT पहुंच चुका हूँ, उसके बाद मेरी ऐसी प्लेसमेंट नहीं की, हाँ। ये सब इमेजिन करो, ओके। और कुछ बच्चों को लगता है कि भैया सरकारी नौकरी गेट एग्जाम के बाद क्या देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगेन मतलब एक तो पहली बात तो कंप्यूटर साइंस में ना PSUs बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही रेयर है। हाँ। तो स्टार्टिंग का शायद तुम्हारा अगर 2-4 AI रैंक तक आई है, AI हाँ। मतलब 2-4 रैंक तक आई है तो ठीक है, निकाल लोगे तुम। लेकिन जितना इतना वो पीछे आएगा ना, PSU तुम्हें वैसे भी नहीं लेंगे, और है भी बहुत कम। अगर तुम मैकेनिकल सिविल से हो तो बहुत PSUs है। हाँ। तो मुझे लगता है यार तुम उसके लिए गेट मत करो कि तुम्हें सरकारी नौकरी ही निकालनी है। तुम करो कि तुम्हें IITs में जाना है, तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट लेनी है, ठीक है। और यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम IIT में गए और किसी ने PSU निकाला तो तुम दोनों में बहुत फर्क हो गया। मुझे लगता है यार प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती है IIT में, हमें सबको पता ही है, ठीक है। PSU में अक्सर टॉपर छोड़ देते हैं 1-2 हाँ, साल कई करने के कई बाद, टॉपर और छोड़ इवन देते हैं वो भाई। फिर IIT जाते हैं, फिर हाँ, करने। फिर मतलब उतना लंबा प्रोसेस है। अगर हाँ। तुम्हें करनी ही सरकारी नौकरी है तो अलग बात है, पर जनरली फिर अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम है ना अलग एक UPSC की तैयारी करो, हाँ। अलग उसमें फील्ड में जाओ। पर अगर तुम गेट में आ रहे हो ना, तो इस मोटिव से आओ कि तुम्हें IITs में जाना है, तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट निकालनी है। और एक होता है ना, देखो मुझे लगता है हर बच्चे का ना सपना IIT का होता है पहले B.Tech में, हाँ। ठीक है। उसमें सब मेहनत करते हैं, पर कईयों का नहीं निकलता, हमारा नहीं निकला था। उसके बाद ना आपका सपना टूट जाता है। पर मुझे लगता है गेट ना आपको एक दोबारा मौका देता है कि भाई दोबारा तुम्हें आइए। IIT में एंटर करने का मौका मिल रहा है, हम्म। दोबारा उसके गेट खुल रहे हैं। हाँ। और पता है ये भी होता था, तूने सोचा होगा ना उस टाइम पे कि हम भी ऐसी वीडियोस देखते थे, IIT के बच्चों की वीडियोस देख रहे हैं, हाँ। IIT कैंपस के व्लॉग्स देख रहे हैं। IIT की लाइफ अब कैसी होती है। हाँ, पता है इसमें भी एक दिक्कत थी कि कुछ बच्चे ना यही देखते रहते थे। मैं देख रहा हूँ भाई 4-4 घंटे IIT के व्लॉग्स देख रहे हैं, भाई अब तो पढ़ नहीं रहे। अब तो इतनी सारी वीडियो हो गई है, अब तो आपका बच्चे तो सुबह बैठेगा 4 दिन भाई तक खत्म हाँ, नहीं होगी वीडियो। उसे लग रहा है कि ये उसको मोटिवेट कर रहा है, बट आप मोटिवेट ही हुए जा रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे। मैं सोचो मेरे को दिन में अगर 8 घंटे पढ़ना है और मैं 5 घंटे सिर्फ मोटिवेट हो रहा हूँ, तो फायदा ही नहीं हुआ ना। मैं ऐसा करता था कि कभी-कभार ऐसे जब फ्री बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, ऐसे मन कर रहा है कुछ देखने का, तो मैंने ऐसे IIT की वीडियो बना के देख ली कि ओह अच्छा ये होता है IIT में, बढ़िया है, मैं भी जाऊँगा एक फ्री दिन। वाईफाई मिलता है, हाँ, खाना मैं भी भी मिलता है, जाऊँगा ये एक मिलता दिन, बढ़िया लाइब्रेरी अच्छी है। है। आजकल के बच्चों के बाद में डिस्ट्रैक्शन में जाता है। बहुत देख, ज़्यादा, अगर कोई बहुत बच्चा सर्च भी करेगा लाइफ इन IIT, उसका हमने 500 वीडियो मिल जाएंगी। बिल्कुल। और हर IIT का हर एक ईयर का, वो B.Tech हो M.Tech हो, हर कोई एक का ब्लॉग मिल कोई ना जाएगा कोई उससे। ब्लॉगर बैठा है। भाई हर जगह अब तुम देखते हुए ना, जैसे हम ही थे, जब हम थे अपने टाइम, उस टाइम कम थे, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद वो बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा बच्चे आने लग गए। जो भी टॉपर बनता है वो तो फिर आएगा ही आएगा यूट्यूब पे, आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन आपको ना उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना अपनी हाँ। लाइफ में, ठीक है। चलो एक दिन की एक वीडियो देख ली बहुत है, 2 वीडियो रिलैक्स देख ली, करने के लिए, माइंड हाँ, को रिलैक्स करने के लिए। खाना खाते टाइम देख ली कि हाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, उस समय देख ली। ये नहीं कि तुम दिन भर ही उसी को घिसे जा रहे हो। बिल्कुल। तुमने बिल्कुल रिसर्च ही कर ली कि वहाँ का खाना का मेस का मेन्यू क्या है, ये क्या है, फीस क्या है, ये क्या है। तुम्हें नहीं, ये सब पता है लेकिन तुम्हें पढ़ाई नहीं आती, जो गेट जो चाहिए बेसिकली तुम्हें वही नहीं आता। हाँ, तो ये बहुत दिक्कत है। वरना वहाँ जाके सिक्योरिटी गार्ड तो बन सकते हो फिर। तो ये है, पता है डिस्ट्रैक्शन जो तूने बात बोली ना, हमारे टाइम में ना रील्स थी, ना चैट जीपीटी था, ना कुछ था, इतना कुछ मतलब था ही नहीं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए। हमारे लिए इंस्टाग्राम था, उसमें मेनली थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह डाल लेते थे हम, और वो भी हमने बंद कर दिया। मैं तो बिल्कुल ही वो कर दिया था इंस्टाग्राम से कट। मैं सिर्फ व्हाट्सएप चलाता था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को ग्रुप पे बात करनी है कि भाई कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, ये सब। तो आजकल डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया, तो थोड़ी सी ना स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो गई है। तो चल मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ, मान ले आज तो अगर गेट देता तो तेरी स्ट्रेटेजी क्या होती? मतलब मान ले तू 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो तेरी क्या स्ट्रेटेजी भाई होती? मेरी स्ट्रेटेजी होती, पहले मैं एक कोचिंग उठाता ओके। ऑनलाइन, मुझे ऑफलाइन नहीं जाना। जितने की मिलती 4, 5, 6 हज़ार में कोई कोर्स मिल जाता है आराम से, ठीक बिल्कुल। है, वो ले लिया, और वो भी मैं लेता रिकॉर्डर। मुझे रिकॉर्डर ज़्यादा पसंद आता है अपने क्योंकि बेस पे देख। हाँ, क्या कि मैं अपनी पेज पे देख पाऊँ। उसके बाद चाहिए मुझे एक टेस्ट सीरीज, किसी एक नहीं 1-2 ले लूँगा। अब तो चैट जीपीटी भी आ गया, तो मैं उससे भी बनवा सकता हूँ। एक टेस्ट सीरीज ले लूँगा, एक प्रीवियस ईयर की बुक अपने पास रख दी, बगल में खोल दिया चैट जीपीटी, और या फिर क्या अपना जो भी अपना ये जो LLM मॉडल्स आपके हैं, पहले मैं पढ़ूंगा आराम से। मुझे कोई डाउट आता है, क्योंकि आते हैं डाउट, अब उसमें पूछ नहीं सकता किसी से, तो पहले मैं रिसर्च करता था ऑनलाइन बैठ के, गेट ओवरफ्लो में आंसर कोरा पे करता था, पढ़ते थे, गेट कोरा ओवरफ्लो पे, पढ़ते थे, ठीक है। बिल्कुल हाँ। अब मुझे वो करने की जरूरत नहीं,
अब इससे दिक्कत ये भी आ सकती है बच्चों को कि जैसे डाउट आया सीधा चैट जीपीटी कर लिया, नहीं पहले बैठो सोचो भाई, पहले खुद तो सोचो उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने की, क्या पता खुद ही सॉल्यूशन मिल जाए। बिल्कुल। जब सोच लिया 15 20 25 मिनट लगाया तुमने दिमाग, उसके बाद में चैट जीपीटी को पूछो। और चैट जीपीटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब तुम्हें भाई कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा डाउट सपोर्ट तुम्हारे साथ बैठा है, तुम्हारा पूरा साथ टाइम, बैठा है। बिल्कुल, वह मास्टर तुम्हें साथ बैठा है, समझ हाँ। नहीं आया तुम दोबारा पूछो। सबसे बढ़िया बात तो ये है ना, कोई जज करने वाला है नहीं। वो तुम्हें और मोटिवेट करता है पूछने के लिए। देखो कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता है कि जब मैं उससे आंसर पूछता हूँ, अच्छा आंसर नहीं देता, आंसर पूछता अच्छा नहीं आता, फिर वो अलंकार शब्दों का मैं उसके साथ प्रयोग करता हूँ, बोलता भाई शांत हो जा, बता रहा हूँ। तो तुम ये रियल लाइफ में नहीं कर सकते किसी के साथ भी, है ना। बिल्कुल। तो चैट जीपीटी यूज कर लो, और या फिर तुम गूगल का एआई स्टूडियो यूज कर लो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। और वो तुम्हें हर एक चीज, हर एक स्टेप मस्त करके बताएगा, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी स्टडी सिंपल मतलब होती भाई और अगर- कॉन्फिडेंस रहता 4 घंटे से लेके 6 घंटे। और हाँ, ये इंस्टाग्राम रील वगैरह तो मैं सबसे पहले डिलीट मारता भाई। बिल्कुल, मतलब अगर हम एआई मॉडल्स का अच्छे से यूज करें तो आजकल गेट एग्जाम निकालना बहुत इजी हो जाएगा, अगर हाँ। लेकिन उसका ढंग से यूज हाँ, करें। ढंग से यूज क्योंकि किया। कुछ बच्चे तो उसका मिसयूज ही करेंगे, हम्म। मतलब सीधा उससे पूछ रहे हैं, उससे ही जो समझ रहे हैं, मतलब हाँ, हाँ। और कई बार वो हेलुसिनेट कर रहा है, उसके आंसर को ही सही हाँ, मान हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर हम ढंग से उसको एज अ टीचर बना लेना और उसके डाउट सपोर्ट उससे पूरा डाउट सपोर्ट उससे ले, तो हमारा गेट बहुत इजीली निकल जाएगा। वही पूरा वही है। और इवन तुम अपनी टेस्ट सीरीज बना सकते हो तुम्हारे एंड पे कि भाई वो तुम्हें समझता आराम से, बोलो भैया मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, इसके मुझे क्वेश्चन ला के दे, बढ़िया क्वेश्चन ला के दे, ताकि मैं उसको इतने टाइम पे सॉल्व कर पाऊँ। खेलो उसके साथ Q&A वगैरह, कि जो उसने सवाल पूछे तुम सॉल्व करो उसको, तुम्हें शायद मे भी किसी और टेस्ट सीरीज की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। टेस्ट सीरीज लेनी है फिर भी, ताकि तुम्हें वो टाइमर जो चलता है ना, वो धक धक तुम्हारे दिल में कम हो। पर मैं कह रहा हूँ ये मॉडल जो आ गए ना, तुम्हें तुम्हारी जर्नी को एक तो स्मूथ कर लेंगे, तुम्हारे डॉट सॉल्विंग को पूरा खत्म कर देंगे, बिल्कुल। है ना। अब ये तुम्हारे ऊपर, तुम कितना अच्छा बेनिफिट उससे लेना चाहते हो। तुम्हारा रिसर्च टाइम कितना बचेगा यार, जो हम हाँ। करते थे इधर उधर ढूंढते रहते थे। हाँ। अब तो शायद ही कोई गेट ओवरफ्लो पे सर्च करता होगा, क्योंकि चैट जीपीटी हर चीज बहुत बता बहुत देता है। ज्यादा हो गया। और हाँ, ओवर रिसर्च भी मत करना किसी टॉपिक में, ये टॉपिक पकड़ा उसके अंदर हाँ, घुसी गए पीएचडी नहीं करनी पीएचडी नहीं उसमें। करनी हाँ, भाई। ये बिल्कुल, भी ये हाँ, तो याद रखना कि है। भैया कब मुझे उस टॉपिक को पकड़ के छोड़ना है। समझ के और छोड़ना है। ये नहीं कि तुम उसके अंदर घुस ही गए, वरना ये तुम्हारे साथ ना हर टॉपिक के साथ हो जाएगा। तुमने पकड़ा, तुम घुसते गए, वरना इसमें क्या होगा कि जो सब्जेक्ट 1 महीने में कंप्लीट होना है वो तुम्हारा 3-4 महीने लग जाएगा, क्योंकि तुम हर एक टॉपिक में मास्टरी करने की कोशिश, वो मतलब नहीं करना। बीएफएस एल्गोरिथम लगाना है तुम्हें, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, डेप्थ में नहीं घुसना हाँ, किसी के भी। तुम देखो तुम्हें समझ आया, हाँ तुम्हें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा डेप्थ में चले जाओ। पर ये नहीं कि तुम अब उसके वहां पे एक और चीज दिख गई, उसके तुम्हें अंदर पता एक और होना चीज चाहिए दिख कहाँ गई। हाँ, रुकना है, कहाँ तुम्हें रुकना ये देखना है कि भैया गेट का लेवल है क्या, हाँ। है ना, उसका लेवल भी चेक करना तुम्हें एट द एंड वो मार्क्स लेके आना, जिससे तुम आईआईटी वगैरह पहुंच पाओ, वो प्लेसमेंट ले पाओ। बिल्कुल। तुमने एक ही सब्जेक्ट पे मास्टरी कर रही है, बाकी सब्जेक्ट में क्या करोगे, क्योंकि वहां पे तो ऐसा पूछेंगे भैया इसको तो ये वाला सब्जेक्ट में मास्टरी है, इसको तो भैया पक्का पहले आईआईटी के अंदर लेना है। बिल्कुल। और पता है गेट से मतलब मेरे को लगता है ना, तुम्हारी दुनिया चेंज हो जाती है भाई, ये मानो ना मानो, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर हाँ। आज हम यहाँ बैठे हैं ना, तो सबसे पहले हमारा जो वो है क्रेडिट गेट पे जाता है, हाँ, कि हमने गेट दिया, फिर हमने आईआईटी में आए, और वहां से आपकी ना मतलब सक्सेस स्टोरी आगे बढ़ने लग जाती है। फिर आप अच्छी प्लेसमेंट निकालते हो, और आप निकालोगे क्योंकि आप आओगे इस माहौल में, ऐसे बच्चे देखोगे अपने अराउंड, है ना, तो हर चीज आपकी बेटर होने लग जाती है। तो वो ना स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है आपकी सक्सेस का। तो आप जब पीछे मुड़ के देखते हो, जैसे आज हम देखते हैं यार, हमने 2020 में गेट दिया था, तो अब 25-26 आ गया। अब तो हम 6 साल पीछे मुड़ के देखते हैं, हमें लगता है यहाँ से ना हमने अपनी जर्नी को आगे मतलब एकदम ऊपर ले जाना शुरू कर दिया। तो ये भी जब आप अपने मन में बना लोगे ना, आपको बहुत अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन आएगी, बहुत ज्यादा। अब भाई लोग इतनी इज्जत देते हैं ना आईटी वालों को, बस सच बता रहा हूँ मैं, पहले नहीं मिलती थी बीटेक में। लोग को देते ये तो आईटीएन है। सच में मेरे को मिलती है भाई। आईआईटी गुवाहाटी रिज्यूमे में डालने से इतनी ज्यादा कॉल्स आती है ना, सेम अगर रिज्यूमे किसी और का है जो आईआईटी का नहीं है, उसको शायद उतनी कॉल ना आए, क्योंकि एक ना टैग लग जाता है। मतलब मैंने इनफैक्ट अभी भी अगर मैं अपने लिंक्डइन पे ये डाल देता था ना पहले कि ओपन टू जॉब, हाँ। बिना अप्लाई करे भी मुझे कई बार कॉल आ जाता था। और अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ज्यादा हाई चांस होते हैं मेरे रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने में बाकी के रिज्यूमे में, क्योंकि आईआईटी ना टैग आपके रिज्यूमे को एक हाईलाइट कर देता है, क्योंकि हर बच्चा आईआईटी से नहीं होता। और आईआईटी की इमेज ही ऐसी बनी हुई है कि भाई अगर इसने आईआईटी से अपनी बीटेक या एमटेक कुछ भी करा है, तो भाई इसमें दिमाग बहुत अच्छा है, इसको ये कर लेगा चीज। तो फिर वो ये नहीं देखते कि भाई तुम्हारे को मंस चेक आता है, वो सब तो ठीक है, वो सब बात की बात है, पहला करता है तुम आईआईटी के हो। तो ये बहुत मोटिवेट करता है सबको। ओके, अब इस बात पे बच्चे ऑफेंड मत हो जाना कि भैया आईआईटी के बच्चों के बाद स्किल्स होती है डीएस वगैरह, नहीं। उनको चाहिए कि भैया मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि उनको ऐसे इंसान चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्वर हो। बिल्कुल। और उनको ऐसा लगता है कि जो बच्चा इतना टफ एग्जाम क्रैक करके आया, ये प्रॉब्लम सॉल्वर तो हो गई, उसके बाद वो बाकी स्किल्स उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। अब इसका मतलब नहीं उसको उसके अंदर बाकी स्किल्स आई नहीं, वो भी टेस्ट होती है, बिल्कुल। लेकिन उसको उसमें एडवांटेज मिल जाता है कि भैया हाँ आईआईटी का है तो भैया इसको 2-4 लाख एक्स्ट्रा दे दो। और हम होता ये ही भी नहीं होता। कह रहे हाँ कि सेकंड थर्ड ईयर के कॉलेज के बच्चे ऐसे हाँ। हैं जिनके पास दिमाग नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसे नहीं लेकिन अगर मान लो तुम्हें ही फिल्टर करना है ना, हाँ। तो तुम भी पहली प्रायोरिटी उसको दोगे ना। मतलब अगर मेरे पास 5 बंदे बैठे हैं, ठीक है, 2 आईआईटी के, 3 आईआईटी के नहीं है, और हो सकता है उन तीनों में भी अच्छा दिमाग हो, बराबर या उससे ज्यादा ही हो, पांचों में सेम है, मान लो पांचों में सेम है, पर मैं पहले इंटरव्यू के लिए किसको बुलाऊंगा? मुझे लगेगा ना यार इसके चांस ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्लियर करने की। तो बस एक ना आपको फिल्टर क्राइटेरिया मिल जाता है, आपको मतलब लोग थोड़ा सा अलग सोचते हैं, अलग देखते हैं, ऐसा हो जाता है बस।
तो चलो फिर गुरुजी यही देके रखते हैं वीडियो को। अब I guess भाई बच्चों को मोटिवेशन तो मिला होगा थोड़ा बहुत। मोटिवेशन मिला होगा, ठीक है, गेट एग्जाम के बाद। और हाँ, जो बच्चे जिनका एग्जाम आने वाला है भाई, ऑल द बेस्ट। और ऐसी हाँ। वीडियो मत देखना अब इसके बाद। ये देख लो, इसके ये बाद देख अपना लो। वापस पढ़ाई में लग जाओ। और अब जनवरी चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही होगी तुम्हारी, हाँ। उसको अच्छे से करो, ठीक है। जितना टेस्ट सीरीज दोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुम एग्जाम के माहौल में बार बार बैठोगे। तो ये याद रखना। बाकी यार निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, हमने निकाला है तो निकल ही जाएगा। निकल जाएगा भाई। चलो फिर दोस्तों, चलो मिलते रैप हैं अप करते दोस्तों। हैं। और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और जो प्रिपरेशन की सोच रहे हैं उनके लिए भी बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए जय जय हिंद। हिंद, जय भारत।